1984 जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे, एक 12 वर्षीय लड़का कोडिंग कर रहा था और अपना खुद का वीडियो गेम बना रहा था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बाकी सभी से अलग, और इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। उसे बुरी तरह परेशान किया जाता था, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। आज रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार और एआई टूल बनाकर वही लड़का दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। यह कहानी है एलोन मस्क की। एलोन मस्क का जन्म 1771 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी माँ एक मॉडल और डाइटिशियन थी। बचपन में एलोन को एक समस्या थी। वह अक्सर ट्रांस जैसी अवस्था में चले जाते थे। उन क्षणों के दौरान, चाहे उनके आसपास कुछ भी हो रहा हो, उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता था। वह बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं दे पाता था और उसकी पूरी दिमागी शक्ति जटिल विचारों को कल्पना करने में लग जाती थी। असल में उसके दिमाग के अंदर एक पूरी तरह से काम करने वाली विज्ञान प्रयोगशाला थी। एलन विश्वकोश और विज्ञान कथा पुस्तकें पढ़ने में भी घंटों बिताता था। इन पुस्तकों ने उसे अत्यधिक बौद्धिक बनाया। एक रात वह अपने चचेरे भाइयों के साथ बाहर खेल रहा था जब उनमें से एक ने कहा कि उसे अंधेरे से डर लगता है। एलन ने जवाब दिया, अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। एलन हमेशा लोगों को तार्किक और तथ्यात्मक तरीके से जवाब देता था, जिससे दूसरे बच्चे उससे नफरत करते थे। वास्तव में उसे स्कूल में बुरी तरह से परेशान किया जाता था। एक बार छात्रों के एक गिरोह ने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन इन सभी घटनाओं ने एलन को मजबूत बनाया, दर्द और कठिनाई को सहने में सक्षम। 8 साल की उम्र तक एलन का परिवार खुशी से रहता था। यह तस्वीर उन खुशहाल दिनों की है। लेकिन सिर्फ 1 साल के भीतर सब कुछ बिखर गया। उसके माता पिता का तलाक हो गया। फिर भी एलन ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया। 10 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार मॉल में एक कंप्यूटर देखा और वे इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पिता से इसे खरीदने का आग्रह किया। आखिरकार उन्हें 5 किलोबाइट मेमोरी वाला यह कंप्यूटर मिल गया, साथ ही बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा सीखने के लिए एक वर्कबुक भी। आमतौर पर इस वर्कबुक को 6 महीने में पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन एलन ने बिना सोए लगातार काम करते हुए सिर्फ 3 दिनों में सभी पाठ पूरे कर लिए। 1984 में सिर्फ 12 साल की उम्र में एलन ने उस कंप्यूटर का इस्तेमाल एक वीडियो गेम बनाने के लिए किया और इसका नाम रखा ब्लास्टर। यह एक सिंगल प्लेयर स्पेस शूटर गेम था जिसमें खिलाड़ी अपने स्पेसशिप का इस्तेमाल एलियन शिप को नष्ट करने के लिए करते थे। उन्होंने ब्लास्टर को एक कंपनी को $500 में बेच भी दिया। तकनीकी तौर पर यह उनका पहला व्यवसाय था। हाई स्कूल तक एलन को एहसास हो गया था कि वह दूसरे बच्चों से ज्यादा सक्षम है और सिर्फ एक ही देश उसकी क्षमताओं के साथ न्याय कर सकता है। वह देश था अमेरिका। लेकिन उससे पहले उन्होंने कनाडा जाने की योजना बनाई, क्योंकि एलन की एक रिश्तेदार कनाडा की नागरिक थी और कनाडा के कानून के अनुसार वह अपनी नागरिकता अपने बच्चों को हस्तांतरित कर सकती थी। इस तरह 17 वर्षीय एलन कनाडा चले गए। कनाडा में वे अपने चचेरे भाई के साथ रहते थे और छोटे मोटे काम करने लगे।
1989 में उनकी माँ और भाई किम्बल भी कनाडा चले गए और इस दौरान एलन को क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। 2 साल के भीतर ही वे अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय चले गए और आखिरकार अमेरिका में पैर जमा लिए। 1995 में कॉलेज खत्म करने के बाद एलन और उनके भाई किम्बल अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। उस समय इंटरनेट तेजी से लोगों तक पहुंचने लगा था। फिर भी स्थानीय व्यवसायों या दुकानों को खोजने के लिए लोगों को अभी भी शहर की कागजी निर्देशिकाओं का उपयोग करना पड़ता था। इन निर्देशिकाओं में क्षेत्र के सभी व्यवसाय विवरण सूचीबद्ध होते थे। दिशा निर्देशों के लिए लोगों को भौतिक मानचित्रों का उपयोग करना पड़ता था या दूसरों से पूछना पड़ता था। यह देखकर एलन को विचार आया, क्यों न व्यवसायों के लिए एक ऑनलाइन लिस्टिंग बनाई जाए। एक ऐसी वेबसाइट जहां सभी शहर के व्यवसायों को सूचीबद्ध किया जाए और उन्हें रेस्तरां, होटल और डॉक्टर जैसी श्रेणियों में विभाजित किया जाए ताकि लोग उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। और इसमें दिशा निर्देशों के लिए एक ऑनलाइन मानचित्र भी होगा। एलन और किम्बल ने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और इस विचार पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम जिप2 रखा। एलन दिन रात कोडिंग करते और किम्बल घर घर जाकर दुकानदारों को जिप2 पर लिस्ट होने के लिए मनाते। 1 साल के अंदर ही जिप2 की टीम बड़ी हो गई। प्लेटफॉर्म बेहतर हुआ और ग्राहक तेजी से जुड़ने लगे। बाद में जिप2 ने दूसरी कंपनियों के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। इसे देखते हुए कंपनी ने पहले $3 मिलियन और फिर $50 मिलियन की फंडिंग हासिल की। 1999 तक इंटरनेट बूम अपने चरम पर था और बड़ी कंपनियां अच्छे स्टार्टअप को खरीदने के लिए उत्सुक थीं। तभी कॉम्पैक्ट ने जिप2 को $37 मिलियन में खरीद लिया। अपने शेयर के बदले में एलन को $22 मिलियन मिले और ऐसे ही 27 साल की उम्र में एलन मस्क करोड़पति बन गए। एलन उस पैसे से रिटायर हो सकते थे, लेकिन जिप2 की सफलता उनके भविष्य की सफलता का 1% भी नहीं थी। वैसे अगर आप कोई व्यवसाय चलाते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि सिर्फ एक अच्छा उत्पाद बना लेने से सफलता नहीं मिलती। उत्पाद के साथ साथ आपको इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, भर्ती और ग्राहक संबंधों जैसे दैनिक कार्यों का भी प्रबंधन करना होगा। क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा यदि हम इन सभी चीज़ों को एक ही ऑल इन वन प्रबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रबंधित कर सकें? खैर, यह ओडू के साथ संभव है। ओडू 45 ऐप प्रदान करता है जो किसी भी प्रकार और आकार के व्यवसाय के लिए सभी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यहाँ आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, अकाउंट बुक रख सकते हैं और मार्केटिंग, वेबसाइट और बिक्री भी प्रबंधित कर सकते हैं। ओडू की खास बात यह है कि इसका उपयोग करना कितना आसान है। इसका उपयोग करने के लिए आपको विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसके सभी ऐप एक दूसरे के साथ एकीकृत हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ओडू के माध्यम से कोई इनवॉइस बनाते हैं तो आपके अकाउंट बुक में प्रविष्टि स्वचालित रूप से हो जाएगी। इसी तरह जब आप कोई बिक्री रिकॉर्ड करते हैं तो आपके इन्वेंट्री रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाएंगे और ग्राहक का खरीदारी इतिहास भी CRM ऐप में दिखाई देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रत्येक ऐप के लिए अलग से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी ऐप्स एक ही किफ़ायती सब्सक्रिप्शन में शामिल हैं। वास्तव में
उनका पहला ऐप आजीवन 100% मुफ्त है। इसलिए यदि आप भी अपने व्यावसायिक कार्यों को डिजिटल बनाना चाहते हैं, तो विवरण में दिए गए लिंक या पिन किए गए कमेंट का उपयोग करके ओडू पर साइन अप करें। कॉलेज के दौरान नोवा स्कोटिया बैंक में इंटर्नशिप करते समय एलोन को एहसास हुआ कि बैंकिंग उद्योग काफी धीमा और पुराने जमाने का था। तभी उन्होंने फैसला किया कि वह बैंकिंग उद्योग में बाधा डालना चाहते हैं। उनका विजन बैंकिंग के हर पहलू, भुगतान, निवेश, आरएन और बचत खाते को पूरी तरह से ऑनलाइन करना था, बिना किसी भौतिक शाखाओं की आवश्यकता के। इस विजन के साथ उन्होंने $12 मिलियन का निवेश किया और 1999 में एक .com लॉन्च किया। लेकिन उस समय लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर भी भरोसा नहीं करते थे। इसके अलावा ऐप को दूसरों को रेफर करने पर $10 का रेफरल बोनस भी दिया जाता था। यह रणनीति इतनी सफल रही कि सिर्फ 2 महीने के अंदर ही X.com के 2 लाख यूजर हो गए। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसा करने वाले एलोन अकेले नहीं थे। लगभग उसी समय पीटर थियल नामक एक युवा उद्यमी ने भी पेपाल नाम से एक डिजिटल बैंक शुरू किया। दोनों कंपनियां एक दूसरे को पछाड़ने के लिए मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही थीं। लेकिन साल 2000 की शुरुआत में उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो दोनों कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए मार्च में दोनों कंपनियों का विलय हो गया। एलोन नई कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक और सीईओ बन गए और कंपनी का नाम एक .com रखा गया। लेकिन विलय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि एलोन और पेलोन के संस्थापकों के बीच कई मतभेद थे। जहां एलोन चाहते थे कि कंपनी का नाम X.com हो, वहीं कर्मचारियों और ग्राहकों को पेपाल नाम पसंद था। इसके अलावा एलोन की प्रबंधन शैली काफी निर्दयी थी। वह अपने कर्मचारियों को माइक्रो मैनेज करते थे और उनकी गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना करते थे। जिन कार्यों में आमतौर पर कई दिन या सप्ताह लगते थे, एलन को उम्मीद थी कि वे कुछ ही घंटों में पूरे हो जाएंगे। लगभग उसी समय एलन ने अपनी लंबे समय की प्रेमिका जस्टिन से शादी कर ली और सितंबर 2000 में वे अपने हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशक मंडल ने उन्हें सीईओ के पद से हटा दिया और पीटर थील को नया सीईओ बना दिया। लौटने के बाद एलन ने नियंत्रण हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। हालांकि वह पेपाल के सबसे बड़े शेयरधारक बने रहे। सौभाग्य से पीटर थील के नेतृत्व में पेपाल ने भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी और 2002 में ईबे ने पेपाल को 1 अरब 500 करोड़ में खरीद लिया। इस सौदे से एलन को कुल $180 मिलियन मिले। पेपाल की सफलता के बाद एलन सिलिकॉन वैली के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन गए थे। लेकिन तभी एलन के जीवन में एक बड़ी त्रासदी घटी। बीमारी के कारण उन्होंने अपने 2.5 महीने के बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना ने एलन को बहुत प्रभावित किया। वे 3 सप्ताह तक घर नहीं लौटे क्योंकि उनमें घर में खाली पालना देखने की हिम्मत नहीं थी। बचपन में एलन बदमाशी से निपटने के लिए खुद को किताबों और प्रोग्रामिंग में डुबो देते थे। इसी तरह अपने बेटे के खोने के गम से उबरने के लिए उन्होंने खुद को काम करने के लिए समर्पित कर दिया। 2001 में 30 साल की उम्र में एलन ने फिर से एक ऐसे उद्योग की तलाश शुरू की जिसे बदला जा सके।
बचपन में उन्हें अंतरिक्ष में गहरी दिलचस्पी थी और वे छोटे रॉकेट बनाते और लॉन्च करते थे। इसलिए उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र की खोज शुरू की। एक दिन उनके दिमाग में एक सवाल आया, मनुष्य ने अभी तक मंगल ग्रह की खोज क्यों नहीं की है? उन्होंने नासा की वेबसाइट चेक की और पाया कि नासा के पास मंगल ग्रह की खोज करने की कोई ठोस योजना नहीं है। और उसी पल उन्होंने फैसला किया कि उनका अगला मिशन मंगल ग्रह की खोज करना होगा। एलन दुनिया के सबसे अच्छे रॉकेट वैज्ञानिकों से मिले और रॉकेट साइंस की किताबों में खुद को इस हद तक डुबो दिया कि वे खुद रॉकेट साइंस के विशेषज्ञ बनने लगे। एलन ने लाइफ टू मार्स फाउंडेशन की शुरुआत की और मार्स ओएसिस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य मंगल पर एक दबाव युक्त ग्रीन हाउस भेजना और वहां पहला पौधा उगाना था। उनका उद्देश्य दुनिया को यह साबित करना था कि मंगल पर जीवन संभव है। वह कैमरों के माध्यम से दुनिया को यह प्रयोग दिखाना चाहते थे और मंगल अन्वेषण में वैश्विक रुचि को फिर से जगाना चाहते थे। एलन की योजना रूस से अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने और उन्हें लॉन्च वाहनों के रूप में उपयोग करने की थी। उन्होंने कुछ एरोस्पेस विशेषज्ञों के साथ रूस की यात्रा की योजना बनाई, लेकिन रूसियों के साथ बातचीत कभी भी अच्छी नहीं हुई। रूसियों ने एलन को उनकी उम्र के कारण गंभीरता से नहीं लिया। एलन $20 मिलियन में 3 मिसाइलें खरीदने के लिए वहां आए थे, लेकिन रूसियों ने सिर्फ एक मिसाइल के लिए $21 मिलियन की कीमत बताई। एलन और उनकी टीम को एहसास हुआ कि रूस से रॉकेट की उम्मीद करना व्यर्थ था। वापसी की उड़ान पर जब उनकी टीम निराश होकर बैठी थी, एलन अपने लैपटॉप पर काम करने में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम रॉकेट खुद बनाएंगे। उन्होंने पहले ही अपने लैपटॉप पर कच्चे माल, निर्माण, असेंबली और लॉन्च की लागत की गणना कर ली थी। उन्होंने महसूस किया कि रॉकेट बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की लागत तैयार रॉकेट की कुल लागत का केवल 2 से 3% थी। शेष लागत को बेहतर डिजाइन और निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से कम किया जा सकता है। एलोन समझ गए थे कि अंतरिक्ष उद्योग में वास्तविक समस्या यह नहीं थी कि कोई भी मंगल ग्रह की खोज नहीं कर रहा था, बल्कि यह कि मानवता के पास ऐसा करने के लिए सस्ते रॉकेट नहीं थे। इसलिए वह अब अंतरिक्ष उद्योग को बदलने के लिए तैयार थे और इस तरह स्पेसएक्स का जन्म हुआ। जून 2002 में एलोन ने 75,000 वर्ग फुट का गोदाम खरीदा और इसे एक आधुनिक रॉकेट फैक्ट्री में बदल दिया। बोइंग और नासा जैसे संगठनों से उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रॉकेट वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को काम पर रखा। उनका एक ही मिशन था, अंतरिक्ष उद्योग में सबसे सस्ते और सबसे तेज रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनना। इसे हासिल करने के लिए एलोन ने कई अभिनव रणनीतियों का इस्तेमाल किया। जहां अन्य एरोस्पेस कंपनियों ने डिजाइन और निर्माण टीमों को अलग रखा, वहीं स्पेसएक्स ने दोनों टीमों को एक साथ काम करने के लिए कहा। इससे समय की बचत हुई और गलतियां कम हुई। फिर स्पेसएक्स ने वर्टिकल इंटीग्रेशन को अपनाया, यानी जो हिस्से पहले थर्ड पार्टी सप्लायरों से मंगवाए जाते थे, जैसे इंजन, ईंधन, टैंक और बैटरी पैक, अब स्पेसएक्स ने खुद बनाए, क्योंकि सप्लायर धीमे और महंगे थे। आखिरकार एलोन ने देखा कि दूसरी कंपनियां हर रॉकेट हिस्से पर 2 से 3 गुना ज्यादा खर्च कर रही थीं, जबकि वही काम सस्ते कंपोनेंट का इस्तेमाल करके पूरा किया जा सकता था। इसके साथ ही एलोन ने घोषणा की कि स्पेसएक्स के पहले रॉकेट का नाम फाल्कन 1 होगा।
उस समय दूसरी कंपनियां 600 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने के लिए करीब $70 मिलियन चार्ज करती थीं। उल्टी गिनती खत्म हुई और रॉकेट ने उड़ान भरना शुरू किया और पूरी टीम खुशी से झूम उठी। अचानक सिर्फ 25 सेकंड के बाद आपदा आ गई। ईंधन के एक छोटे से रिसाव के कारण इंजन के पास आग लग गई। फाल्कन एक नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एलोन और उनकी टीम सचमुच अपने सपनों को जलते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और तुरंत दूसरे लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। ठीक 1 साल बाद फाल्कन 1 का दूसरा लॉन्च प्रयास हुआ। इस बार लॉन्च के 3 मिनट बीत चुके थे और सब कुछ ठीक लग रहा था। पहला चरण अलग होना पूरी तरह से हुआ, लेकिन फिर दूसरे चरण का इंजन समय से पहले बंद हो गया। नतीजतन फाल्कन एक हवा में घूमने लगा और फिर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एलोन का दिल टूट गया, लेकिन उन्हें पता था कि वे सफलता के बहुत करीब हैं। इसलिए उन्होंने तीसरे लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। अगस्त 2008 में फाल्कन 1 का तीसरा लॉन्च प्रयास हुआ, लेकिन एक बार फिर सफलता उनके हाथों से फिसल गई। एक छोटी सी गलती के कारण फाल्कन 1 हवा में ही फट गया। नियंत्रण कक्ष में सन्नाटा छा गया। इस रॉकेट के साथ ही एलन ने $100 मिलियन भी खर्च कर दिए थे। अब स्पेसएक्स के पास सिर्फ एक और लॉन्च के लिए ही पैसे बचे थे। अगर अगला प्रयास विफल हो जाता तो स्पेसएक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता। एक तरफ स्पेसएक्स संघर्ष कर रहा था, तो दूसरी तरफ एलन की दूसरी कंपनी टेस्ला भी डूबने के कगार पर थी। जब एलन स्पेस इंडस्ट्री में प्रवेश कर रहे थे, तब वे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी विश्लेषण कर रहे थे। एलन जानते थे कि उस समय की कारें जीवाश्म ईंधन पर निर्भर थीं और जीवाश्म ईंधन तेजी से कम हो रहे थे। साथ ही वे प्रदूषण भी फैलाते थे। इसलिए उनका अनुमान था कि भविष्य में हर सरकार स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली कारों पर शिफ्ट होना चाहेगी। संक्षेप में कहें तो इलेक्ट्रिक कारें ही भविष्य थीं। उस समय कुछ कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की थीं। उदाहरण के लिए जनरल मोटर्स की EV1, लेकिन धीमी, महंगी और कम रेंज वाली होने की वजह से वे सभी असफल रहीं। इसके बाद ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपना ध्यान इलेक्ट्रिक कारों से हटा लिया। एलन समझ गए कि अगर इलेक्ट्रिक कारों को सफल होना है तो उन्हें गति, रेंज, कीमत और आकांक्षात्मक मूल्य के मामले में गैसोलीन कारों से बेहतर होना होगा। सौभाग्य से उन्हें एक स्टार्टअप मिला जो इसी विजन के साथ काम कर रहा था, और वह स्टार्टअप टेस्ला मोटर्स था। टेस्ला की शुरुआत मार्टिन और मार्क नाम के इंजीनियरों ने की थी और उनका विचार रोडस्टर नामक एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना था। पारंपरिक इलेक्ट्रिक कारों में लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल होता था, लेकिन टेस्ला ने अपने शोध में पाया कि अगर रोडस्टर को जल्दी चार्ज करना है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर होनी चाहिए, तो इसमें फ़ोन और लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाली बैटरी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा उनकी योजना थी कि रोडस्टर सिर्फ 4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ले, और लुक और फीचर्स के मामले में यह बेहद बेहतर होगी। इस विजन को देखते हुए एलन ने 2004 में टेस्ला में $6.50 करोड़ का निवेश किया और इसके प्रमुख निवेशक बन गए। लेकिन टेस्ला का विजन जितना साहसिक था, उसका क्रियान्वयन उतना ही कठिन था। लिथियम आयन बैटरी तकनीक काफी नई थी और इसे कार में इस्तेमाल के लिए संशोधित करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। इसके अलावा
टेस्ला ने अनुमान लगाया था कि वे प्रत्येक रोडस्टर कार को केवल $65,000 में बेच पाएंगे, लेकिन 2007 तक अकेले कार बनाने की लागत $1 लाख तक पहुंच गई थी। इतनी अधिक लागत पर टेस्ला का व्यवसाय मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। स्थिति की तात्कालिकता को समझते हुए एलन खुद टेस्ला के सीईओ बन गए। लेकिन इससे पहले कि वे कोई बड़ा कदम उठा पाते, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आ गया, जिसने ऑटोमोबाइल उद्योग को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। स्पेसएक्स के अलावा एलन के पास जितनी भी पूंजी थी, वह पहले से ही टेस्ला में निवेश की गई थी और अन्य निवेशकों ने और पैसा लगाने से इनकार कर दिया। नतीजतन टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर थी। मूल रूप से 2008 में एक तरफ एलन की स्पेसएक्स थी, जो लगातार 3 लॉन्च विफलताओं के बाद बर्बादी के कगार पर थी, और दूसरी तरफ टेस्ला मोटर्स दिवालिया होने वाली थी। ऐसी स्थिति में कोई भी तार्किक उद्यमी धन जुटा लेता और दोनों में से कम एक कंपनी को बचा लेता। लेकिन एलोन अलग थे। उन्होंने अपनी मैक्लारेन कार और अन्य व्यक्तिगत संपत्ति बेच दी और उस पैसे को टेस्ला में निवेश किया ताकि यह कुछ और दिन जीवित रह सके। इसके साथ ही वह व्यक्तिगत रूप से फाल्कन 1 के चौथे प्रक्षेपण को सफल बनाने में शामिल हो गए। आखिरकार दिसंबर 2008 में फाल्कन 1 के चौथे प्रक्षेपण का दिन आ गया। एक बार फिर फाल्कन 1 लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा था। स्पेसएक्स का भविष्य और यहां तक कि एलोन का भविष्य इस एक रॉकेट पर निर्भर था। उल्टी गिनती समाप्त हुई और रॉकेट ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। पहला चरण सफल रहा, दूसरा चरण सफल रहा और तीसरा चरण भी सफल रहा, लेकिन अभी तक किसी ने जश्न नहीं मनाया। स्पेसएक्स ऐसा करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन गई थी। कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 अरब का अनुबंध दिया। इस अनुबंध के तहत स्पेसएक्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्गो पहुंचाना था। इस अनुबंध के कारण स्पेसएक्स दुनिया की सबसे सफल निजी अंतरिक्ष कंपनी बन गई। लेकिन दूसरी ओर टेस्ला अभी भी संघर्ष कर रही थी। इसलिए एलोन ने व्यक्तिगत रूप से निवेशकों से संपर्क किया और उन्हें समझाया कि न केवल कार तैयार थी, बल्कि हजारों लोगों ने पहले ही इसका प्री ऑर्डर कर दिया था। उन्हें बस कार का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए धन की आवश्यकता थी। आखिरकार एलोन की मेहनत रंग लाई। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उन्हें $40 मिलियन की आपातकालीन निधि मिली और टेस्ला को दिवालिया होने से कुछ दिन पहले ही बचा लिया गया। इस फंडिंग के साथ टेस्ला ने रोडस्टर का बड़े पैमाने पर उत्पादन और डिलीवरी शुरू की, और इसकी सफलता ने दुनिया को साबित कर दिया कि एक इलेक्ट्रिक कार तेज, लंबी दूरी की और उत्तम दर्जे की हो सकती है। लेकिन एक समस्या थी। रोडस्टर एक 2 सीटर स्पोर्ट्स कार थी जो काफी महंगी थी और केवल एक खास ग्राहक वर्ग के लिए बनाई गई थी। एलोन को पता था कि अगर टेस्ला को लंबे समय में एक सफल और बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनना है, तो उसे बड़े पैमाने पर बाजार के लिए कारें बनानी होंगी। इसीलिए 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस लॉन्च किया, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान जो केवल 4.2 सेकंड में 0 से 97 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती थी। एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर थी और इसका लुक बहुत अच्छा था,
लेकिन मॉडल एस की खास बात यह थी कि यह सिर्फ एक कार नहीं थी, ये पहियों वाला एक कंप्यूटर था। इसमें 17 इंच की बड़ी टच स्क्रीन थी, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कार के हर फंक्शन को वस्तुतः नियंत्रित कर सकते थे, जैसे कि लाइटिंग, क्लाइमेट, नेविगेशन और मनोरंजन। साथ ही लैपटॉप या मोबाइल फोन की तरह सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से सुधार और नई सुविधाएं जोड़ी जा सकती थी। यहाँ तक कि जब कोई उपयोगकर्ता कार के पास जाता था, तो कार के दरवाजे के हैंडल अपने आप खुल जाते थे। इन सब की वजह से मॉडल एस सिर्फ एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार नहीं थी, यह सभी मौजूदा कारों से कहीं बेहतर थी। लॉन्च होते ही मॉडल एस काफी सफल हो गई और मोटर ट्रेंड द्वारा इसे कार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इसके बाद टेस्ला ने न सिर्फ अपना आईपीओ लॉन्च किया, बल्कि 2013 तक ये मुनाफे में भी आ गई। इसके बाद टेस्ला ने मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई लॉन्च किए और 2017 तक टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई। आज टेस्ला पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने के काफी करीब है। दूसरी ओर स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 लॉन्च किया, जो फाल्कन 1 की तुलना में 50 गुना ज्यादा पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकता था। फिर 2015 में उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किए, जिससे हर लॉन्च के लिए नया रॉकेट बनाने की जरूरत खत्म हो गई, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत काफी कम हो गई। स्पेसएक्स के जरिए एलन ने स्टारलिंक नाम से हजारों सैटेलाइट भी लॉन्च किए, जो दुनिया के कई हिस्सों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं दे रहे हैं। और आज वे अपना अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट बना रहे हैं, स्टारशिप, जो इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाने में सक्षम होगा। इसके अलावा परिवहन में क्रांति लाने के लिए एलन ने द बोरिंग कंपनी और हाइपरलूप की अवधारणा भी बनाई। 2015 में उन्होंने न्यूरालिंक लॉन्च किया, जो मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार को सक्षम करने के लिए मानव मस्तिष्क में कंप्यूटर चिप्स प्रत्यारोपित करता है। एलन का नवीनतम कदम सोशल मीडिया स्पेस में प्रवेश करने के लिए 2023 में ट्विटर का अधिग्रहण करना था। साथ ही उन्होंने एक एआई के माध्यम से एक एआई कंपनी भी शुरू की है। इन सभी कंपनियों की वजह से एलन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग $400 बिलियन है। दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस से लगभग 2 गुनी। लेकिन एलन जितने अमीर हैं, उतने ही विवादास्पद भी हैं। उनके कर्मचारियों ने कठिन कामकाजी परिस्थितियों और अत्यधिक काम के दबाव की शिकायत की है। ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद भी उन्होंने एक ही बार में